हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमने हिस्ट्री की और मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करी हैं। धीरे धीरे हम जैसे इनमें से कोई एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो हम दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू यहाँ पर आपका कर देंगे। कुछ लोग रीजनिंग के लिए बोल रहे थे, तो इनमें से जैसे कोई एक सब्जेक्ट खत्म होता है तो जो भी पहले होगा तो उसके बाद हम रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे करके आपके जो सारे सब्जेक्ट हैं वो ख़त्म करते जाएंगे। इससे पहले मैंने जो हिस्ट्री का आपको पढ़ाया है वो 2 लेक्चर डिलीवर कर दिए हैं, जिसमें लास्ट मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था और आज हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड अफ्रीका को बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि प्रोटोस्टोरिक पीरियड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन में। और हाँ, इसके मैंने जो पीडीएफ है वो भी, जो नोट्स का पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मेरे साथ 300 प्लस सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, आप भी आके जुड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स बाकी भी शेयर करता रहता हूँ। तो आज हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से लेके 600 बीसी तक। और हमने क्या पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरह से डिस्कवर हुई, ये मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स जब रेलवे लाइन जब बिछा रहे थे पूरे इंडिया में अपने बिजनेस के लिए, तो उन्होंने जब यहाँ पर खुदाई करी तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिली कि उनके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने जो है एक्सकवेशन करी और हमें जो नई नई साइट्स हैं वो देखने को मिली। सबसे पहले साइट हमारी हड़प्पा साइट देखने को मिली, इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था, और मैंने आपको ये बता दिया किसके किनारे थी, रवि रिवर के किनारे थी, ब्रोंज एज बोला जाता है, एग्जीबिशन में क्या मिला वगैरह वगैरह पूरा डिटेल में बताया था। उसके बाद हमारी मोहनजोदारो सेकंड नंबर पे डिस्कवर हुई थी, 1922 में डिस्कवर हुई थी। आर डी बनर्जी जी ने इसको डिस्कवर करा था और बाकी इसकी जो डिटेल्स थी वो अच्छे से मैंने आपको बताई थी। उसके बाद छानूदारो और लोदलोर कालीबंगा साइड के साथ मैंने आपकी इंडस सिविलाइजेशन अच्छे से ख़त्म करवा दी थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद आगे का वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन के पहले मैं आपको बता दूं कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई थी, मतलब इसका एंड कैसे हुआ था, इसको ये डिस्ट्रॉय कैसे हुई थी। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं इसको लेके। कोई बोलता है मतलब अर्थक्वेक आ गया था, कोई बोलता है फैमिन पड़ गया था, यानी कि अकाल पड़ गया था। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है हमारी कि फ्लड आ गया था। इस टाइम पर जो फ्लड था हमारा वो यहाँ पर आ गया था और उसकी वजह से जो है वो इंडस सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, यानी कि एंड हो गई थी। उसके बाद आती है हमारी 1500 और 1500 से लेके 600 बीसी तक वैदिक सिविलाइजेशन। इसको वैदिक सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, सबसे पहले तो बात ये है, वैदिक सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर, साम और अथर्व, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, वो जो हैं वो वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर ही लिखे गए थे, इसलिए इसको वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं। और ये वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट कब हुई थी, 1500 बीसी में स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको बताया। इस टाइम पे क्या था कि जो आर्यंस थे, जिन्होंने आगे हिंदू धर्म को स्टार्ट करा, आर्यंस थे जो वो सेंट्रल इंडिया से इंडिया में आए थे और उन्होंने आगे जो है वो वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट करी। उसके बाद इस सिविलाइजेशन को रूरल सिविलाइजेशन बोला जाता है। मैंने आपको बताया था ना इंडस सिविलाइजेशन में कि उसको अर्बन सिटी सिविलाइजेशन बोला जाता था। प्रॉपर प्लानिंग होती थी टाउन की, पूरे स्क्वायर फॉर्म्स में हाउसेस होते थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता था, मतलब यानी कि पूरा एक अर्बन तरीके से उनकी सिविलाइजेशन चलती थी। लेकिन जो वैदिक सिविलाइजेशन थी ये एक रूरल सिविलाइजेशन इसको माना जाता है। यहाँ पर उसमें क्या था, मदर डोमिनेंट फैमिली थी, यहाँ पर क्या हो गया, फादर डोमिनेंट फैमिली यहाँ पर स्टार्ट हो गई। और इसकी जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत लैंग्वेज में आपको जो है वैदिक सिविलाइजेशन के जो एविडेंस है वो देखने को मिलते हैं। और इंडस सिविलाइजेशन के एंड में ही आपकी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो लिखना स्टार्ट हो गई थी। जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर्स में कि जो इसके पहले की हिस्ट्री है वो सिर्फ फॉसिल्स के थ्रू हम देखते हैं और जो लिखा हुआ सोर्स है उसको अभी तक अंडरस्टैंड नहीं करा गया है। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वाला रिटन सोर्स है वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है और उसी के अकॉर्डिंग अभी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है वो उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, जो लिखा हमें देखने को मिला उसकी लैंग्वेज संस्कृत थी। आगे जो हमारा वैदिक पीरियड है, वैदिक सिविलाइजेशन है, इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। पहली तो हमारी प्री वैदिक पीरियड और दूसरी हमारी पोस्ट वैदिक पीरियड। या तो हम इसको बोलते हैं ऋग वैदिक पीरियड और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम आयरन एज से नाम से भी जानते हैं। अब इसमें इसको ऋग वैदिक पीरियड क्यों बोलते हैं, ऋग वैदिक पीरियड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पर जो हमारा ऋग्वेद है वो यहाँ पर लिखा गया था प्री वैदिक पीरियड के टाइम, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर इस टाइम पर जो आपका ऋग्वेद है वो लिखा गया और बाकी की जो 3 वेद हैं वो यहाँ पर पोस्ट वैदिक पीरियड में, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में आपके लिखे गए थे। इसको अर्ली भी बोलते हैं प्री वैदिक को, और पोस्ट वैदिक को लेटर भी बोलते हैं। ये आपको यहाँ पर साइड में कहीं लिख लेना है, ये मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर प्री वैदिक को अर्ली और पोस्ट वैदिक को लेटर वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। और इस टाइम पे कौन से जो
बाकी के 3 वेद कौन से लिखे गए थे, यजुर, साम और अथर्व, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और पोस्ट वैदिक के टाइम ही आपके जो रामायण और महाभारत जैसे एपिक हैं वो लिखे गए थे। अब इसके बाद प्री वैदिक पीरियड में क्या हुआ, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ, आपका ऋग्वेद लिखा गया। और यहाँ पर आप देख रहे हो ना एक चीज़, एक जो वेद, मैं वेद पढ़ रहा हूँ लेकिन अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में देखो तो ए होता है वेदा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसमें हिस्ट्री में होता क्या है कि जो हमारे इंडियन नाम होते हैं ना, इंडियन नाम मतलब यानी कि जो हिंदी में नाम होते हैं, जैसे राम, राम एक हिंदी का नाम है ना, लेकिन जब इसको हम इंग्लिश में हिस्ट्री में लिखते हैं तो हम इसको RAMA लिखते हैं एंड में, रामा। इसका जो रीज़न है वो क्यों लिखते हैं, इसका बहुत एक मतलब हिंदी के अकॉर्डिंग एक लंबा चौड़ा रीज़न है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जब इसको हम हिंदी का वर्ड तोड़ते हैं ना, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं संधि विच्छेद छोटी क्लासेस में, जब इस वर्ड को ब्रेक करा जाता है तो ये कुछ इस तरह से बनता है, RAMA। मतलब इस तरह से, जो भी मतलब हिंदी मेरे को इतनी नहीं आती, लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत यहाँ पर सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया कि इस आ क्यों एंड में लगता है, लेकिन हम इसको पढ़ते राम ही हैं, लेकिन रामा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम लिखते हैं RAMA है। इसलिए हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेद को हमने वेदा लिखा है, लेकिन पढ़ हम वेद ही रहे हैं। जो हमारे हिंदी में नाम होते हैं ना, उनके एंड में हम ए लगाते हैं। और चलिए आगे, प्री वैदिक पीरियड में क्या हुआ, ऋग्वेद यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद जो इसमें एक और चीज़ थी, जो आपकी उस टाइम पे वेल्थ होती थी ना, यानी कि अमीरी गरीबी जो देखी जाती थी, वो हमारी कैटल्स के अकॉर्डिंग देखी जाती थी। यानी कि उस टाइम पर जिसके पास जितनी कैटल्स होती थी, यानी कि जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें होती थी, वो उसको हम सबसे ज़्यादा अमीर मानते थे। इस टाइम पर ऐसी हमारी वेल्थ को देखा जाता था। और यहाँ पर जो वुमेन का स्टेटस था वो भी अच्छा था, यानी कि फीमेल्स को अच्छा यहाँ पर स्टेटस दिया गया था। उनके बाद यहाँ पर क्या हुआ, उसमें वर्ण सिस्टम स्टार्ट हो गया। वर्ण सिस्टम क्या था कि हमने जो लोगों की क्लासेस थी उनको डिवाइड कर दिया। किस तरह से डिवाइड किया, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज में हमने जो लोगों की क्लास है उनको डिवाइड कर दिया। और इन्होंने ही आगे जाके कास्टिज्म का रूप लिया। और इस टाइम पर कास्टिज्म का कोई भी मतलब नहीं था। इस टाइम इन्होंने कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं किया था, इन्होंने इस टाइम वर्क के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासेस को डिवाइड करा था कि जो आपका वर्क है वो अच्छे से डिवाइड हो जाए। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जो लोग थे उन्होंने इनको कास्टिज्म का रूप दे दिया। लेकिन इस टाइम पर जो डिवीज़न हुई थी वो हमारी वर्ण सिस्टम में, वो हमारी काम के बेसिस पर हुई थी। और काम किस तरह से कि आपके जो ब्राह्मण्स थे ना, ब्राह्मण्स को नॉलेज की कैटेगरी में रखा गया, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे होते थे, यानी कि जिनको नॉलेज होती थी, उनको हम ब्राह्मण बोलते थे। क्षत्रिय होते थे जो लोग वॉर पे जाते थे, यानी कि लड़ाई वगैरह में जाते थे राजाओं के साथ, या मतलब जो भी लड़ाई वगैरह का जिनसे रिलेटेड होते थे वो क्षत्रिय, उनको हम बोलते थे। वैश्य होते थे जो ट्रेड वगैरह करते थे, यानी कि बिजनेस करते थे, उनको हम वैश्य बोलते थे। और शूद्रास हम उनको बोलते थे जो काम वगैरह करते थे, यानी कि जो मिस्त्री, इंजीनियर्स वगैरह भी शूद्रास की कैटेगरीज में ही आते थे। उसके बाद यहाँ पर टेम्पल्स हमें देखने को नहीं मिलते। मतलब इस टाइम पे जो लोग पूजा करते थे वो टेम्पल्स में जाके पूजा नहीं करते थे, वो ऐसे इन्वायरमेंट की पूजा करते थे। फॉर एग्जांपल पानी, एयर, फायर, मतलब इन चीज़ों की पूजा करते थे। टेम्पल्स वगैरह उस टाइम पर नहीं होते थे, यानी कि स्टैचूज़, गॉड की स्टैचूज़ वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिलती थी। ये आपका हो गया प्री वैदिक पीरियड। प्री वैदिक में क्या हुआ था, मेन ऋग्वेदा लिखा गया था। कैटल्स में वेल्थ को कैटल्स के रूप में देखा जाता था। वुमेन का स्टेटस अच्छा था। वर्ण सिस्टम यहाँ पर डिवीजन हुई क्लासेस की, इस तरह से हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास में टेम्पल हमें कोई भी देखने को नहीं मिले। और उसके बाद हमारी जो है वो पोस्ट वैदिक पीरियड स्टार्ट हो गया, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड आपका जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें आपके जो 3 वेद थे ना बाद में, वो लिखे गए। कौन कौन से, यजुर, साम और अथर्व वेद आपके यहाँ पर लिखे गए। और यहाँ पर इसके बाद क्या लिखा गया, उसके बाद रामायण भी लिखी गई जो कि आपकी सबसे ओल्डेस्ट एपिक है। और इसके बाद आपकी महाभारत भी लिखी गई जो कि आपकी लॉन्गेस्ट एपिक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट एपिक कौन सी है, वो है रामायण। और जो आपकी लॉन्गेस्ट एपिक है वो है महाभारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, पोस्ट वैदिक पीरियड में एक और चीज़ हुई कि वुमेन का जो स्टेटस था ना वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। यानी कि जो वुमेन्स को रिस्पेक्ट दी जाती थी वो लोगों ने अभी धीरे धीरे देना कम कर दिया। इसकी जगह मेल जो है वो डोमिनेट उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। ये हुआ हमारा पोस्ट वैदिक पीरियड में। अभी हम पढ़ लेते हैं वेदास के बारे में। जो हमारे वेद लिखे गए थे वो कौन से थे। सबसे पहले लिखा गया ऋग्वेद। ये मैंने आपको बता दिया कि ओल्डेस्ट वेद है। और इसमें 1028 हाइम्स देखने को मिलते हैं। हाइम्स यानी कि प्रेयर्स देखने को मिलती हैं। और इसको 10 डिवीजन्स में डिवाइड करा गया है, यानी कि 10 पार्ट्स में इसको ऋग्वेद को डिवाइड करा गया है। और जो आपका जो थर्ड डिवीज़न है ना, थर्ड डिवीज़न, यहाँ से आपका गायत्री मंत्र लिखा गया है।
गायत्री मंत्र भी आपका 3rd डिवीजन से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसमें 10,600 मंत्रास देखने को मिलते हैं। मंत्रास पता है ना क्या होते हैं? मंत्र जो हमारे होते हैं उनको किस फॉर्म में लिखा गया है? स्टैंजा की फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखा गया है। ये आपका हो गया ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या देखने को मिलता है? ज़्यादातर हमें जो यजुर्वेद में मिलता है वो है हमारे मंत्रास रिलेटेड टू यज्ञ, यानी कि यज्ञ। जो हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, उसके रिलेटेड जो मंत्रास होते हैं वो हमें यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं। टोटल इसमें कितने मंत्रास हैं? 1975 हमें टोटल मंत्रास हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये आपका हो गया यजुर्वेद। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में क्या है? मंत्रास विच आर टू संग, यानी कि जो हमारे मंत्रास और आइम्स हैं उनको गाना किस तरह से, उनका जो गान करना है हमने वो किस तरह से करना है, तो वो हम किस तरह से करते हैं वो हमें सामवेद में बताया गया है। और सामवेद को हम फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक भी बोलते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो 7 नोट्स हैं ना वो यहाँ पर लिखे गए थे सामवेद में। कौन से हैं 7 नोट? सा रे गा मा पा दा नी सा। ये आपकी जो है वो 7 वेद हैं, 7 नोट्स हैं। ये आपने सुने भी होंगे, सारे गामा पादा निसा। ये आपने पहले भी कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे। ये वो हमारे कहाँ से लिए गए हैं? ये हमारे सामवेद से लिए गए हैं। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? मंत्रास हैं रिलेटेड टू मैजिक, यानी कि जादू के रिलेटेड, और स्पेल्स वगैरह जो हमारे स्पेल्स वगैरह यूज़ होते हैं, जैसे जादू टूना वगैरह जिसको बोलते हैं, वो हमारा अथर्ववेद में लिखा गया है। ये आपके हो गए 4 वेद। और ये 4 वेदों से कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कितने हाइम्स हैं, कितने प्रेयर्स हैं, कौन सा वेद किससे रिलेटेड है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आता है हमारे जो आज की रिवर्स हैं उनको जो वेदास में उनके नाम थे, वेद में उनके नाम थे, उनको भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। झेलम रिवर थी हमारी जो है उसको वेद के अकॉर्डिंग, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वित्तात्सा, यानी कि झेलम रिवर को ऋग्वेद में वित्तात्सा बोला गया है। इंदस नदी को सिंधु बोला गया है, चिनाब नदी को असिकनी बोला गया है, ब्यास नदी को बिपास बोला गया है, और रावी नदी को परुशनी बोला गया है। ये आपके रिवर्स के नाम हैं जो ऋग्वेद में हमें देखने को मिलते हैं, और आज के टाइम पे उनके नाम जो है वो मैंने इसके सामने लिख दिए हैं। अभी हमारे वेदास के भी कुछ उपवेदास होते हैं, यानी कि जो वेद है वो किससे रिलेटेड है, यानी कि जैसे आप एग्जाम देखिए आगे। ऋग्वेद है जो हमारा वो किससे रिलेटेड है? इसमें कौन सा उपवेद है? आयुर्वेद, जो किससे रिलेटेड है? मेडिसिन्स के रिलेटेड है, यानी कि जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं ना वो ऋग्वेद से हमें इसकी जो उपवेद है वो देखने को मिलता है, और इसको हम आयुर्वेद बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद, यानी कि आपकी जो धनुर की विद्या है ना, जो धनुष्वान जो पहले टाइम पे राजा महाराजा करा करते थे यूज़, तो उसका जो जितना भी जो सार है वो हमारा यजुर्वेद में लिखा गया है। और इसको हम किससे रिलेटेड है? वॉरफेयर से और आर्चरी से रिलेटेड। आर्चरी मैंने बता दिया आपको, धनुष वगैरह जो यहाँ पर यूज़ होता है धनुष्वान, उसको हम आर्चरी बोलते हैं, और इसको हम धनुर्वेद भी बोलते हैं। सामवेद का क्या है? सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, जो कि रिलेटेड होता है आर्ट से, यानी कि इसमें जैसे म्यूज़िक मैंने आपको बताया कि सामवेद को फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि म्यूज़िक भी एक आर्ट है ना, और बाकी जितनी भी आर्ट्स हैं वो हमारी सामवेद में देखने को मिलती हैं। और सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद, जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू आर्ट्स। उसके बाद आता है लास्ट हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद हमारा क्या होता है? इसका उपवेद, इसका होता है शिल्पवेद, जो कि होता है हमारा आर्किटेक्चर में, यानी कि अथर्ववेद में हमारा जो उपवेद है वो है शिल्पवेद, जो हमारा रिलेटेड है आर्किटेक्चर से, यानी कि आर्किटेक्चर मतलब कि कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड, की कोई बिल्डिंग वगैरह जैसे बनाई जाती है ना आज की डेट में, तो हम आर्किटेक्चर को बुलाते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, तो वो हमारे बिल्डिंग वगैरह की डिज़ाइन वगैरह तैयार करते हैं। तो उस टाइम पर भी जो था वो आर्किटेक्चर हुआ करते थे, काफ़ी अच्छे होते थे उस टाइम पर भी। जैसे आपने देख लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी सिविलाइज्ड थी, तो ये हमारा सब कुछ अथर्ववेद में हमको देखने को मिलता है। और इसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद। ये आपके हो गए वेदास के बारे में, जो कि मैंने आपको काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। इसके रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन जो है वो वेद में पूछे जाएंगे। इसके बाहर मेरे को नहीं लगता आपसे वेदास से कोई क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। ये हो गए वेद। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी इस टाइम पर क्या हुआ रहा था कि जो लेटर वैदिक पीरियड था ना, इस टाइम पर हमारी जो है वो रिलीजियस मूवमेंट भी चलना यहाँ पर शुरू हो गई थी। कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स चल रही थी, कुछ रिलीजियस लोग थे जो अपने अपने जो कुछ अपने टीचिंग्स वगैरह देना उन्होंने शुरू कर दी थी। तो कौन सी रिलीजियस मूवमेंट चल रही थी इस टाइम पर? इस टाइम पर हमारी दो रिलीजियस मूवमेंट हमें देखने को मिलती हैं। एक तो है मोस्ट फेमस बुद्धिज़्म, सभी ने सुना होगा नाम, और दूसरी है जैनिज़्म। आज हम बुद्धिज़्म के बारे में आगे पढ़ लेते हैं। कल हम अगर इसमें टाइम बचा तो इसमें जैनिज़्म शुरू कर देंगे, नहीं तो अगली वीडियो में आपका जैनिज़्म करवा के उसके बाद थोड़ा सा जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है वो ख़त्म करके मेडिवल करवाऊंगा, और मेडिकल के भी जल्दी ख़त्म करवा के आपका मॉडर्न पे आ जाऊंगा, जिसके लिए आप सभी लोग वेट कर रहे हो। लेकिन ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बुद्धिज़्म से तो एक ना एक क्वेश्चन आपको तो मैक्सिमम एग्जाम्स में देखने को मिलता ही है, और इसको आपको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। इसमें मैं जो भी बताऊँगा वो अच्छे से लिख लेना, क्योंकि बुद्धिज़्म से क्वेश्चन आता ही आता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। फाउंडर कौन थे इसके? गौतम बुद्ध थे। ये सभी को पता होगा बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ। इनका बर्थ कहाँ पर हुआ था? 563 BC में इनका बर्थ हुआ था, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु नेपाल में। नेपाल में हुआ था, कौन सी जगह पे? कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु में कहा? लुम्बिनी में इनका जो है वो बर्थ आपको देखने को मिलता है। फादर का नाम था इनके सुधोधन, और एक शाक्य कुल के थे, और रूलर कहाँ के थे? साका के ये रूलर थे इनके फादर। इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि उनकी थोड़ी टाइम बाद ही डेथ हो गई थी गौतम बुद्ध के बर्थ के बाद, यानी कि जब गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ उनके थोड़े टाइम बाद ही इनकी जो रियल मदर थी उनकी डेथ हो गई थी, महामाया। और उनकी जो दूसरी मदर थी यानी कि स्टेप मदर थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। उसके बाद इनके एक बेटा भी था, यानी कि इनकी शादी भी हुई थी, और इनके बेटे का नाम था राहुल। और इनका जो हॉर्स था यानी कि घोड़ा था, उसका नाम था कंटक। और इनका जो सारथी था, सारथी मतलब कि जो रथ वगैरह चलाते हैं ना आगे पीछे, आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ में कहीं कि जो राजा वगैरह होता है वो पीछे बैठता है, और जो आगे रथ चला रहा होता है उसको हम सारथी बोलते हैं। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था चना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनके साथ एक गौतम बुद्ध के साथ एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या हुआ कि इन्होंने क्या देखा? इन्होंने रास्ते में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि इनको समझ नहीं आया कि मतलब लाइफ एक्चुअली में होती क्या है, क्योंकि ये राजा की फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि एक रूलर थे इनके फादर जो थे वो एक रूलर थे, यानी कि इन्होंने जो लाइफ थी वो अच्छे से देखी नहीं थी कि एक्चुअल लाइफ होती क्या है, कि एक प्रिंस थे उन्होंने वहाँ के साका के। और इन्होंने जब उस टाइम पर देखा, जब ये मतलब बाहर गए एक बार अपने सारथी के साथ, शन्ना के साथ, और अपने घोड़े के साथ कंटक के ऊपर, तो इन्होंने रास्ते में कुछ 4 सीन देखे। उन्होंने क्या देखा? एक ओल्ड पर्सन देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक लाश देखी, और उसके बाद एक मॉन्क देखा। मॉन्क मतलब कि जो मॉन्क क्या होते हैं कि जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया होता है, त्याग कर दिया होता है, उनको हम मॉन्क बोलते हैं, ऋषि साधु कुछ। इस मॉन्क को हम इस नाम से भी जानते हैं। और इनको उस टाइम पर कुछ समझ नहीं आया कि लाइफ होती क्या है, और इन्होंने वही जानने के लिए अपना जो है वो घर 29 की ईयर में छोड़ दिया। और उसके बाद इन्होंने अपना मतलब जो 29 की ईयर में सब घर बार छोड़ के एक ये भी मॉन्क बन गए, और इन्होंने लाइफ को डिस्कवर करना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने घर बार छोड़ा, और उस इंसिडेंट को क्या नाम दिया जाता है? जब इन्होंने सब कुछ अपना छोड़ छाड़ दिया, मतलब कि अपना घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ दिया, उस इंसिडेंट को नाम दिया जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण उस इंसिडेंट को नाम दिया जाता है। ये आपसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आगे घर छोड़ने के बाद इन्होंने जो फर्स्ट प्लेस विजिट करी वो थी राजगृह। राजगृह इन्होंने घर छोड़ने के बाद जो है वो पहली प्लेस यहाँ पर वो विजिट करी, और इनके जो फर्स्ट गुरु बने वो बने अलार कलम। अलार कलम इनके जो है वो फर्स्ट गुरु यहाँ पर हमें देखने को मिले। उसके बाद इनको एनलाइटमेंट कब प्राप्त हुई, यानी कि निर्वाणा जिसको हम बोलते हैं, वो ही 35 की एज में। अब निर्वाणा या एनलाइटमेंट क्या होती है? एनलाइटमेंट मतलब होता है कि आपको जो है वो सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि एक्चुअल में लाइफ है क्या, यानी कि एक किस्म से आप समझ सकते हैं कि आपकी गॉड के साथ मतलब आपका मिलन हो जाता है, उसको हम निर्वाणा बोलते हैं। और इनको निर्वाणा कब मिला? इनको मिला 35 की एज में। कहाँ पर? गया में। गया इस टाइम पर कहाँ पर है? बिहार में। और कौन से ट्री के नीचे? पीपल ट्री के नीचे। पीपल ट्री को आज की डेट में कौन से नाम से जानते हैं? बोध ट्री के नाम से आज की डेट में हम उस ट्री को जानते हैं। और इस जगह पर इनका जो है वो गौतम बुद्ध का एक मंदिर भी देखने को मिलता है बिहार में, गया में। और पीपल ट्री के पास ही आपको जो है वो गौतम बुद्ध का टेम्पल देखने को आज की डेट में मिलता है। आप गया जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद ज्ञान मिलने के बाद इन्होंने जो अपनी फर्स्ट टीचिंग है, यानी कि फर्स्ट सरमन या फर्स्ट प्रीचमेंट, PREACHMENT इसका स्पेलिंग है, प्रीचमेंट इन्होंने कहाँ पर दी? इन्होंने अपनी फर्स्ट प्रीचमेंट दी सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर? वाराणसी में। सारनाथ एक जगह है, डियर पार्क, यानी कि एक मृग वन में इन्होंने, डियर को मृग बोलते हैं ना हिंदी में, मृग वन में इन्होंने अपनी जो है फर्स्ट टीचिंग दी। और उसको क्या बोला गया, उसके इंसिडेंट को नाम बोला गया, उसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन, PARIVARTAN, धर्म चक्र परिवर्तन। और इन्होंने अपना एक 8 फोल्ड पाथ दिया। अब ये 8 फोल्ड पाथ क्या था? जब इन्होंने पूरा मतलब इनलाइटमेंट वगैरह ले ली, मतलब कि इनको सारा ज्ञान वगैरह प्राप्त हो गया, और इन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो किस तरीके मतलब क्यों इतने मतलब परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में, और उन्होंने परेशानियों से निकलने के लिए अपना जो है एक पाथ बताया और उसको नाम दिया गया 8 फोल्ड पाथ। अब 8 फोल्ड पाथ में इन्होंने बहुत कुछ बताया था, 8 चीज़ें बताई थी, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। उसका जो मेन पॉइंट आगे इनकी डेथ, इनकी डेथ को और किस नाम से जानते हैं? इनकी डेथ को बोला जाता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। और इनकी डेथ कब हुई? 483 BC में हुई। कहाँ पर हुई? कुशीनगर में इनकी डेथ हुई। और कितनी एज थी जब इनकी डेथ हुई? इनकी एज थी 80 ईयर्स, यानी कि 80 ईयर्स की एज में इनकी यहाँ पर डेथ हो गई। और डेथ कैसे हुई इनकी डेथ? ये पॉर्क खा रहे थे, इन्होंने गलती से पॉर्क खा लिया था। पॉर्क जानते हो ना क्या होता है? केकड़ा शायद होता है पॉर्क, अभी मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन पॉर्क शायद केकड़े को ही हम बोलते हैं। वो होते हैं ना इतने ऐसे बने होते हैं, रिवर्स के किनारे हमें देखने को मिलते हैं, इस तरह से हाथ होते हैं, पीछे निकले होते हैं कांटेदार, उसको पॉर्क बोलते हैं। और उसको खाने के बाद ही इनकी जो है वो डेथ हो गई थी कुशीनगर में 483 BC में, 80 साल की उम्र में। ये हो गया आपका बुद्धिज़्म। एक बार फिर से मैं आपको बुद्धिज़्म रिवाइज़ कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म स्टार्ट कैसे हुआ? किसने स्टार्ट करा? गौतम बुद्ध ने स्टार्ट करा। और गौतम बुद्ध को एक और नाम से जानते हैं, ये भी लिख लो यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनको हम एक और नाम से जानते हैं, इनको हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। कहीं पर पूछ ले तो गौतम बुद्ध को कौन से नाम से जानते हैं, तो हम इनको जानते हैं लाइट ऑफ एशिया भी इनको बोला जाता है। ये भी आप लिख लेना, लाइट ऑफ एशिया। इसके नोट्स तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये आपको साथ साथ में लिखना है, ये मैंने आपको पहले भी बोला है। लिखोगे नहीं तो आपको कभी भी याद नहीं होगा, ये आपका थोड़े टाइम तक आपको भी याद रहेगा, लेकिन जैसे ही आप कल उठोगे, रिवाइज नहीं करा होगा तो ये आपको सब भूल गया होगा। बुद्धिज़्म की शुरुआत किसने करी? गौतम बुद्ध फाउंडर थे। इनके चाइल्डहुड नाम था सिद्धार्थ। बर्थ इनका हुआ 563 BC में लुम्बिनी में, कपिल वस्तु नेपाल में। कुछ भी इनमें से पूछा जाता है, कई बार मल्टीपल में कपिल वस्तु दे देते हैं, कई बार लुम्बिनी दे देते हैं, कई बार तो डायरेक्ट नेपाल ही इनका बर्थ यहाँ पर पूछ लिया जाता है। फादर का नाम था सुधोधन, जो कि साका के रूलर थे, और उनका जो कुल था वो था शाक्य कुल। मदर का नाम था महामाया, जो कि उनकी डेथ हो गई थोड़े टाइम बाद ही। और इनकी जो स्टेप मदर थी उसका नाम था प्रजापति गौतमी। सन था इनका राहुल, इनका एक ही लड़का था, उसका नाम था राहुल। इनका हॉर्स था कंटक और इनका सारथी था छना। उसके बाद इन्होंने 29 की एज में घर छोड़ दिया। घर क्यों छोड़ा? क्योंकि इनको लाइफ की खोज करनी थी कि एक्चुअली में लाइफ होती क्या है। और इनको जब इन्होंने घर छोड़ा, उस इंसिडेंट को नाम दिया गया महाबलिष्क्रमण। और फर्स्ट प्लेस जहाँ पर इन्होंने विजिट करा वो थी राजगृह, और इनके जो फर्स्ट गुरु बने वो बने अल्लाह कलम। उसके बाद इनको एनलाइटमेंट कब मिली, यानी कि निर्वाणा कब प्राप्त हुआ? इनको हुआ 35 की एज में, यानी कि घर छोड़ने के 6 साल बाद। कहाँ पर? गया में, पीपल ट्री के नीचे। पीपल ट्री को आज की डेट में बुद्ध ट्री भी बोलते हैं, और यहाँ पर एक मंदिर भी आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया अपना सारनाथ में, यानी कि फर्स्ट टीचिंग जो आप इन्होंने दी उसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। कहाँ पर? सारनाथ, वाराणसी में और डियर पार्क में। और इन्होंने अपना एक 8 फोल्ड पाथ दिया, दुनिया के दुख दर्दों से मतलब छुटकारा पाने के लिए अपना एक 8 फोल्ड पाथ दिया। और इनकी डेथ को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। 483 में इनकी डेथ हुई, 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई। कुशीनगर में इनकी डेथ हुई पोर्क खाने की वजह से। उसके बाद हमारी इनकी डेथ के बाद बुद्धिस्ट काउंसिल्स हमें देखने को मिली। बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहाँ कहाँ पर हुई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो जो आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, मैं आपको ट्रिक के साथ बताता हूँ, आपको याद रह जाएगा ये, क्योंकि इसको याद करने में कैंडिडेट्स को काफ़ी दिक्कत होती है कई बार, तो मैं आपको इसको ट्रिक के साथ बताता हूँ। जो आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो कब हुई? 483 BC में। कहाँ पर हुई? राजगृह में। और करवाई किसने? यानी कि उस टाइम पे रूलर कौन था? वो था अजात शत्रु। अभी आपको याद कैसे करना है, यानी कि देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है ना, फर्स्ट बुद्धिस्ट कौन करवाएगा? काउंसिल कौन करवाएगा? राजा करवाएगा, ठीक है। राजा करवाएगा तो राजा का शत्रु भी होगा, राजा का शत्रु भी होगा। अभी सेकंड कब हुई? सेकंड हुई 383 BC में, जो कि हुई आपकी वैशाली में।
अभी राजा ने करवाई है, राजा क्या कराएगा, विशाल एक मतलब विशाल एक बड़ी काउंसिल करवाएगा ना। विशाल से आपको क्या याद रख लेना है, विशाल याद रख लेना है। और शत्रु क्या होते हैं हमारे, शत्रु हमारे एक काल की तरह आते हैं ना, जो हमारे शत्रु होते हैं वो हमारा काल बन के आते हैं, यानी कि डेथ बन के आते हैं। तो इससे आप काल से क्या याद रख सकते हो, काल अशोका, यानी कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी किसने करवाई, काल अशोका ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आती है जो कि आपकी 250 BC में हुई थी। अभी राजा ने करवा ली, राजा ने बुद्धिस्ट करवा ली, अब इसका पुत्र करवाएगा। पुत्र से आप क्या याद रख सकते हो, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में किसने करवाई थी, अशोका ने। अभी काल अशोका ने करवाई है तो अशोका भी करवाएगा ही करवाएगा। अशोका को इसका बेटा नहीं मान लेना, बेटा ये नहीं है इसका, ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं, इसको इसका सन वगैरह नहीं मानना। मैं सिर्फ आपको ये ट्रिक याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। काल अशोका ने करवाई है तो अशोका भी करवाएगा। उसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी को याद होना चाहिए। ये आपकी कश्मीर में हुई और किसने करवाई, कनिष्का ने करवाई। कश्मीर वाली आई थिंक आपको याद हो गई होगी क्योंकि सभी कैंडिडेट्स आई थिंक JNK से हैं, तो ये याद होनी चाहिए आपको। और 98 AD में हुई। और आपका जो एग्ज़ाम है वो JNK के लिए है, तो आपको कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में या श्रीनगर में कहाँ पर हुई, और ये आपकी हुई कुंडलवन में। कई बार ये कश्मीर छोड़ के आपको ऐसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन में आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी हुई थी। और किसने करवाई थी, कनिष्क ने करवाई थी। अभी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ क्या, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ, आपका जो बुद्धिज़्म था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट को नाम दिया गया हिनायन और दूसरे को नाम दिया गया महायान। इनके एंड में ए भी आएगा, मैंने बात बोला ना, हिंदी के नाम उनके एंड में ए भी आता है। तो एक पार्ट को हमने नाम दिया गया हिनायन और दूसरे को महायान। जो हिनायन थे ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो बुद्धा की टीचिंग्स थी, यानी कि उन्होंने जो अपना 8फोल्ड पाथ दिया था और अपनी जितनी भी टीचिंग्स दी थी उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। और जो महायान थे, महायान वाली कैटेगरी ने क्या किया, उन्होंने बुद्धा को एज ए गॉड मानकर उनकी पूजा करना शुरू कर दी, उनको मतलब भगवान मान लिया। और हिनायन वालों ने उनकी जो टीचिंग थी उसको फॉलो शुरू करना कर दिया। और उसके बाद इसका जो लिटरेचर है, इनकी जो बुक्स हैं, यानी कि इनका जो लिखा हुआ जितना मिलता है वो कौन सी लैंग्वेज में मिलता है, ये आपका देखने को मिलता है पाली लैंग्वेज में। और इनकी जो बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिए जाते हैं उनके नाम। उनकी जो 3 बुक्स इंपॉर्टेंट है उनके नाम है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधमन पिटक। जो आपकी विनय पिटक है वो आपकी बात करती है डिसिप्लिन्स के बारे में। सूत पिटक आपकी बात करती है लाइफ ऑफ सरमन्स के बारे में, जो मॉन्क वगैरह या सरमन्स होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो बात करती है आपकी सूत पिटक के बुक। और अभिधमन पिटक इसकी बात करती है प्रिंसिपल्स की, जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, कानून होते हैं जो काम करने की, वो आपकी बात करती है अभिधमन पिटक। ये था आपका बुद्धिज़्म, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से और डिटेल में आपको यहाँ पर बता दिया है। अब इसके जो MCQs हैं वो भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं MCQs इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सिलेबस तो ख़त्म हो, क्योंकि इतने छोटे से अभी टॉपिक्स के क्या MCQ लाऊँ। मैं सोच रहा हूँ एक बार थोड़ा सा सिलेबस ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद आपके जो हैं वो MCQs भी अच्छे लेवल के आपके करवाना शुरू कर दूँगा। चलिए आज का पढ़ाया हुआ अभी थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई। ये ख़त्म हुई हमारी जो फ्लड है वो मोस्ट एक्सेप्टेड माना जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस टाइम पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, अपनी स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दी थी। स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपियाँ, जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है, लिपि क्या है, देवनागरी। मतलब कि हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट्स भी देखने को मिलना शुरू हो गई वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम। वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट करी किसने करी, आर्यंस ने स्टार्ट करी, जो कि सेंट्रल इंडिया से आए थे। और ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी, फादर डोमिनेंट फैमिली देखने को मिलती है, लैंग्वेज इसमें संस्कृत देखने को मिलती है। वैदिक पीरियड है जो हमारा, मतलब कि वैदिक सिविलाइजेशन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, प्री वैदिक और पोस्ट वैदिक में। प्री को हम अर्ली वैदिक भी बोलते हैं और पोस्ट को हम लेटर वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। इनका टाइम पीरियड भी मैंने यहाँ पर लिखा है, 1500 से लेकर 1000 BC तक आपका प्री था, और पोस्ट था आपका 1000 से लेकर 600 BC तक। प्री वैदिक पीरियड को हम आयरन एज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन की भी डिस्कवरी हो गई इस टाइम पर। और जो पोस्ट वैदिक पीरियड है इसमें यहाँ पर आपके मेन जो टेक्स्ट हैं वो लिखे गए, यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत जैसे टॉपिक्स आपके यहाँ पर लिखे गए। उसके बाद आपका क्या था, उसके बाद प्री वैदिक पीरियड बताया मैंने। प्री वैदिक में क्या था, ऋग्वेदा जो सबसे पहला वेदा था वो लिखा गया, और बाकी के 3 वेदा पोस्ट वैदिक पीरियड में लिखे गए। कैटल को एज ए वेल्थ देखा जाता था, वुमेन का स्टेटस यहाँ पर अच्छा था, वन सिस्टम
करा गया। यहाँ पर लोगों की जो क्लास थी उनको डिवाइड करा गया और उस यही आगे चल के आपका कास्टिज़्म का रूप ले लिया इसने, जो कि काफ़ी रिजिड होता गया उसके बाद, और यानी कि लोगों के इसमें लड़ाइयाँ वगैरह होना शुरू हो गई। और एक चीज़ इसमें और थी प्री वैदिक में कि जो मान लो ब्राह्मण होता था ना, मान लो इसका कोई ब्राह्मण का बेटा हुआ है, मान लो वो पढ़ने में इतना होशियार नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण्स को उसी कैटेगरी में रखते थे जो पढ़ने वगैरह में अच्छे होते थे, जहाँ की जिनको नॉलेज होती थी। लेकिन जो प्री वैदिक पीरियड था इसमें क्या होता था, मान लो ब्राह्मण का लड़का है कोई, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, वो लड़ाई में अच्छा है, यानी कि वॉरफेयर में अच्छा है, तो उसको हम क्या करते थे, उसको हम क्षत्रिय की कैटेगरी में डाल देते थे। यानी कि यहाँ पर ये नहीं था कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होगा या ब्राह्मण का या क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होगा, ऐसा नहीं होता था। प्री वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं होता था, लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में आपको ऐसा ही होता था। यानी कि अगर आपका बेटा, उसको नॉलेज है नहीं है, वो लड़ाई जानता है नहीं जानता है, अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपका बेटा भी क्षत्रिय ही होगा, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपका लड़का भी ब्राह्मण ही होगा। यानी कि यहाँ पर जो धीरे धीरे है वो ये वन सिस्टम है, ये थोड़ा रिजिड होना स्टार्ट हो गया, कठोर होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर रामायण भी लिखी गई। रामायण को हम ओल्डेस्ट एपिक बोलते हैं, महाभारत को लॉन्गेस्ट एपिक बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो 4 वेदास हैं वो मैंने आपको अच्छे से बता दी कि यहाँ पर इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। उसके बाद मैंने इनके उपवेद बताए कि उपवेद कौन कौन से हैं, किस किस से रिलेटेड हैं, और इनके जो रिवर्स के नाम है ऋग्वेद में वो भी कई बार पूछ लेते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। झेलम को बिसासा, इंदस को सिंधु, चिनाब को असिकानी, ब्यास को बिपाशा, रावि को परुशनी, और बाकी जो बुद्धिज़्म का था वो मैंने आपको अच्छे से रिपीट यहाँ पर आपको करवा दिया है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। कल हम जैनिज़्म को देखेंगे और आपका जो वैदिक सिविलाइजेशन है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद प्री मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड और गुप्ता पीरियड को ख़त्म करके आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो फटाफट मैं आपकी ख़त्म कर दूँगा, और उसके बाद मेडिवल और मॉडर्न करवा के आपकी हिस्ट्री ख़त्म करके अभी उसके बाद देखेंगे कि दूसरा सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना है। वो आप कमेंट में बता दो कि रीजनिंग स्टार्ट करें या पॉलिटी स्टार्ट करें। मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग करता हूँ पहले, देखते हैं कि क्या मेरा मूड बनता है, क्योंकि मैथ करवा रहा हूँ ना अभी मैं, तो इसके साथ फिर रीजनिंग करवाऊँगा तो मेरा भी थोड़ा मूड नहीं बनेगा, मूड बड़ा ही मोनोटोनस सा लगने लगेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक थोड़ा मतलब कि टिपिकल सब्जेक्ट रखूँ जैसे मैथ हो गया, और एक थोड़ा मतलब थ्योरेटिकल रखूँ कि दोनों का बैलेंस तो आपस में बना रहे। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें क्लास को और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।